अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। ठेंगड़ी जी जन्म दिवस के प्रसंग पर उपस्थित संघ गंगा के वर्तमान वाहक खिवैया पूज्य सत्संग चालक जी का सभागार में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन कर रहा था कि ठेंगड़ी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और पूज्य डॉक्टर साहब के जीवन पर भी लिखा है, और उन्होंने कहा कि फलानुमेया प्रारंभा, किस प्रकार से वृक्ष, ये संघ वृक्ष फलित हो रहा है, ये सब चीजें बीज में रही हैं और एक एक करके वो पंखुड़ियां खुल रही हैं। ये सब उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। आज ऐसा लगता है कि समय इस प्रकार का आया है कि जब ठेंगड़ी जी के जीवन पर उसी प्रकार की संकेत रेखा ये लिखी जाए, और मैं मानता हूं कि आज का ये कार्यक्रम, यहाँ का संदेश पूज्य सत्संग चालक जी का उस दृष्टि से मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उससे पूर्व मैं आदरणीय सरोज मित्र जी, अपने राष्ट्रीय सह संयोजक, मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले, मजदूर क्षेत्र में भी आपने काम किया, उनसे निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की भूमिका आप रखें। हाँ, सरोदा ने कुछ ध्यान कराया है कि सम्मान का विषय बीच में रह गया है, तो माननीय अरुण ओझा जी, अपने राष्ट्रीय संयोजक से निवेदन है कि पूज्य सत्संग चालक जी का इस अवसर पर सम्मान करें। थोड़ा आदरणीय सरोज मित्र। परम पूज्य सरसंघ चालक जी, आज के इस सभा में अध्यक्षता कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा जी, संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी, भाई और बहनों, ये कार्यक्रम आज से बहुत 2005 से शुरू हो गया दिल्ली में। ये आज जो हो रहा है इसके बारे में भी कुछ आगे जो होगा अरुण ओझा जी बताएंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए कि मुझे ऐसे लगा कि जनरेशन गैप हो गया। ठेंगड़ी जी के साथ जो काम किए थे उनका संख्या कम होते चला गया, और लेख पढ़ करके वो तो चीज़ अलग है। तो उसी कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ अनुभव, दो चार उदाहरण आपको दूँगा। 1968 में मेरा ठेंगड़ी जी के साथ संपर्क हुआ। उड़ीसा में कटक एक विचार वर्ग था, वो आखिरी दिन आकर पहुँचे और पहला सत्र 9 बजे जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बताया कम्युनिज्म इन रिवर्स गियर इन रशिया, रूस में कम्युनिज्म जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। अब समझ लिया 1968, और उसके 2 दशक के बाद गोरबाचेव का वो जो ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका आया, उसके बाद चाय, फिर चाय, ऐसे करके 1:30 बजे तक 5 भाषण उनका हो गया, 5 अलग अलग, और 3 से 4 समारोह, 4:30 से 5:30 संघ का शाखा में बौद्धिक, 7 भाषण दे करके जब गए रेलवे स्टेशन पर, तब वहाँ पर एक आदमी था सुनील घोष करके, जो कटक सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है, वो काम किया था। उन्होंने बताया कि मैं सुभाष बोस के साथ भी काम किया है, बड़े बड़े लोग का। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ऐसे भाषण में सुन रहा हूँ, पब्लिक डिस्कोर्स
ऐसे हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे ये उस आदमी का वाक्य था। उसके बाद का एक घटना है कि 1970 में 1970 में ये वी गिरी राष्ट्रपति थे, उनको एक मेमोरेंडम दिया गया चार्टर ऑफ डिमांड भारतीय मजदूर संघ की तरफ से। उसमें दो ऐसे था कि दुनिया के किसी भी ट्रेड यूनियन में आज तक है हमने देखा नहीं। एक था प्रोस्टिट्यूट के बारे में, दूसरा था वो हमने टेंडी जी को पूछा कि संघ के जो प्रचारक है उनका क्या होगा, तो उन्होंने बोला उसको भी डाला है। कैसे? बोले लेसर पे हायर स्टेटस, यानी जो सबसे कम लेता है उसको सामाजिक प्रतिष्ठा देकर कंपनसेट करेंगे। अब तीसरा घटना बता रहा हूँ, कलकत्ता में वहाँ वो जो है पाथुरिया घाटा स्ट्रीट करके एक है, वहाँ पर एक धर्मशाला में मीटिंग हो रहा था। ज्योति बसु अजय मुखर्जी का उस समय पर था, ज्योति बसु डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, अजय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर। उन्हें एक बम फेंका तो बिल्कुल खिड़की में लग कर के पूरा तोड़ दिया सारा। तो हम लोग को बड़ा ये लगा। अब उस समय उनका दबदबा था, लोग डरते थे। दूसरे दिन मीटिंग हुआ मोहम्मद अली पार्क में, 60-70 आदमी डर रहे हैं सब कि कब का आएगा कहाँ से। ठेंगड़ी जी ने वहाँ भाषण दिया। उसमें उन्होंने बताया कि सीपीएम को मैं सतर्क कर देता हूँ कि अगर एक कोई बीएमएस का कार्यकर्ता के शरीर में हाथ लगा तो देश भर में तुमको ख़त्म कर देंगे। ये वाक्य ठेंगड़ी जी का था। उसके बाद ज्योति बसु का गवर्नमेंट आया, 30-35 साल एक भी किसी कार्यकर्ता का हाथ उन्हें नहीं लगा, क्योंकि ठेंगड़ी जी का वार्निंग उनको मालूम हुआ कि उनके साथ ठेंगड़ी जी का संबंध भी अच्छा था। तो ये गया। इसके बाद का जो घटना है वो है एमरजेंसी। जब एमरजेंसी 75 में डिक्लेयर हुआ, नानाजी देशमुख अरेस्ट हो गए, तो जो लोक संघर्ष समिति बनाया था जयप्रकाश नारायण ने, उसका दायित्व ठेंगड़ी जी लिए। और मेरे पास खबर आया कि 9 सितंबर कलकत्ता आओ, ठेंगड़ी जी को मिलो। मेरे तरफ उड़ीसा का दायित्व था। तो वहाँ पहुँचा, रात को एक रूम में ठेंगड़ी जी जब आए पहचान नहीं पाए, ऐसे मेकअप हुआ है। तो बैठे, सभी ने बताया कि अब स्थिति बहुत गंभीर है, ज्योति बसु वगैरह से घबरा करके रहे हैं, कोई निकलने के तैयार नहीं, और फियर साइकोसिस चारों तरफ है। सब सुनने के बाद ठेंगड़ी जी का जो वाक्य ध्यान दीजिए, उनने बताया देखो आप लोग सोते जाओ, कोई आपत्ति नहीं, संघ के द्वारा तो कुछ सत्याग्रह शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ भी अगर नहीं करोगे तो 16 मंथ्स में इंदिरा गांधी का रेजिम खत्म होगा। फिर भी मैं आई गिव हर 30 डेज ग्रेस। अरे ये ठेंगड़ी जी का शब्द मेरा नहीं, 30 डेज ग्रेस पीरियड में दे रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया क्या कोई एस्ट्रोलॉजर बताया क्या? बोले नहीं, एक गवर्नमेंट का फंक्शनिंग देख करके कब इट विल कम टू ग्राइंडिंग हॉल्ट ये बताया जा सकता है। और ये इंदिरा का जो रेजिम है ये 17 मंथ्स में ग्राइंडिंग, इट विल कम टू ग्राइंडिंग हॉल्ट, वो बताया। उसके बाद हम कटक वापस चला गया। वहाँ जाने के बाद हमको मेंटेनेंस ऑफ मिशा, वो जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट कर लिया, तो जेल में डाल दिया। जेल के अंदर कई दिन रहने के बाद 1 साल हो गया और 76 हो गया, 76 ख़त्म होने के जा रहा है, तब एक चिट्ठी आया। तो देखिए वो चिट्ठी ड्राफ्टिंग उनका ही था, एक बार से मालूम हो गया। चिट्ठी में लिखा है शिवाजी जंगल में, अफजल खां मैदान में। जिस दिन अफजल खां जंगल में गया उसका समाप्ति हो गया। दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है, क्या आप चाहते हैं कि इंदिरा गांधी का स्ट्रेटेजिक रेंज के अंदर हम फंसे या हमारे स्ट्रेटेजिक रेंज के अंदर इंदिरा गांधी आए? धैर्य रखिए, हैव पेशेंस। वो चिट्ठी हम वहाँ पर जमात इस्लामी के 2 थे मेरे साथ, उनको जब दिखा इतने खुश हो गए, बोले 2-3 साल और भी रहेंगे, इंदिरा को ख़त्म करने दो। अरे ये है उनका। उसके बाद का समाप्त कर रहा हूँ बोल करके। 57 साउथ एवेन्यू रहते थे, तो वो मैं वहाँ था, तो चले गए बाहर। शाम के टाइम पर 2-4 प्रोफेसर थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और किसी यूनिवर्सिटी के होंगे, वो आए, बोले ठेंगड़ी चले गए। तो बोले थेसिस हमने एक ने दिया था ठेंगड़ी पर। मैं बोला टेबल पर तो है लेकिन हम बता नहीं सकते। तो कुछ देर बाद चले गए। मैं वो थीसिस को निकाल करके देखा, उसका शीर्षक था डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म वर्सेस अनासक्त योग। यहीं पर रुक जाना पड़ता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं ठेंगड़ी जी का सारा साहित्य। तो मेटेरियलिज्म, फिर डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, फिर उसके बाद ह्यूमनिज्म, फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म मानवेंद्र नाथ राय का, एम एन राय का, फिर बाद में आकर के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये सारा ठेंगड़ी जी का साहित्य में आता है। यानी आप अगर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को डाउनलोड करना चाहेंगे तो ठेंगड़ी जी का वो रोड मैप मिलेगा, ठेंगड़ी जी के द्वारा बनाया गया रोड मैप।
दूसरा जो सबसे अधिक जो चिंतित करता है, अरे चिंतित क्या, सम्मान देने के लिए आग्रह होता है, वो अनासक्त जोग। ये सब मेटेरियलिस्टिक सारा साहित्य ने वेस्टर्न पैराडाइम का फाउंडेशन उन्होंने पूरा उजागर कर दिया। उसके बाद अनासक्त ये एक स्पिरिचुअल स्फीयर में एक स्टेज है, वहाँ पर अनासक्त भाव होता है, डिटैचमेंट। तो वो ठेंगड़ी जी के अंदर देख करके कि ही वॉज ए लिविंग एम्बोडीमेंट ऑफ अनासक्त योग। यानी अनासक्त योग का जीता जागता मूर्ति है दत्तोपंत ठेंगड़ी। धन्यवाद। ठेंगड़ी बिगिंस विद टी। सहज कभी भी कितनी बार भी चाय पीते हुए कार्यकर्ताओं से मिलना इनके स्वभाव में रहा है। अपने अरुण ओझा जी का बिल्कुल उनके साथ काम करने का अवसर रहा और अपने राष्ट्रीय संयोजक है। वर्तमान में आप आरबीआई से निवृत्त हैं, पटना आपका निवास है, तो संगठन की मंच की आगामी योजना के संदर्भ में आप हमारा जानकारी देंगे। परम पूज्य सरसंघ चालक जी, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक आदरणीय सरोज मित्र जी, मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल जी एवं इस सभागार में उपस्थित दिल्ली के सभी वरिष्ठ सम्मानित नागरिक जन, भगिनी बंधु, 1920 ईस्वी की दीपावली को और एक प्रकाश पुंज के नाते दत्तोपंत जी इस धरती पर आए और जीवन भर बालपन से लेकर के और अपने जीवन की आखिरी सांस तक कर्मरत रहे प्रकाश पुंज विचारों का न केवल इस देश में वरन पूरी दुनिया में बिखेरते रहे। साम्यवादी चीन ने भी उनको आमंत्रण दिया और वहां जाकर के भी प्रखरता से अपने विचारों को और चीनी रेडियो से चीनी सरकार ने उसको प्रसारित करवाया। 2004 के अक्टूबर में इस धरती से वो गए और उनके जन्मदिन के अवसर पर पिछले 12-13 वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच किसी न किसी विषय को लेकर के और कार्यक्रम आयोजित करता रहा है पूरे देश भर में। हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली के इस वर्ष के कार्यक्रम में ठेंगड़ी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं आज के विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में और ठेंगड़ी जी के विचारों की जिस प्रकार की प्रासंगिकता है, उस विषय पर आधिकारिक व्याख्यान देने के लिए संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी हमको प्राप्त हुए हैं। मुझे एक घटना का स्मरण आ रहा है। 1991 में स्वदेशी जागरण मंच बना ही था। दिसंबर अंतिम का समय था, सर्दी के काफी दिन थे। पटना में राष्ट्रीय सिख संगत का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हो रहा। पूजनीय ठेंगड़ी जी उद्घाटन के लिए आए थे। उस समय जब वापसी के समय सर्दियों में रेलगाड़ियां ऐसे ही विलंब से चलने लगती है, तो उस दिन भी गाड़ी रात में बहुत देर से थी, विलंब से। हम रात्रि भोजन पर एक साथ बैठे हुए थे। उन्हीं दिनों बिहार में एक बड़ी घटना हुई थी कि जो नक्सली गतिविधि चलाने वाले लोग थे, वो पहले भूमिगत रूप में वहां काम करते थे, लेकिन उसके कुछ वर्ष पहले उनसे प्रतिबंध हटा था और उन्होंने इंडियन पीपुल्स फ्रंट आईपीएफ के नाम से
एक राजनीतिक दल का गठन किया था और जो उस समय चुनाव हुए थे उसमें उसके 6 विधायक चुन करके बिहार विधानसभा में आए थे। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी तो ठेंगड़ी जी ने कहा, उनको ठेंगड़ी जी को ये विषय की उस समय जानकारी नहीं थी, उसके 6 विधायक चुनकर आए हैं। तो ठेंगड़ी जी ने कहा कि ये जो तंत्रज्ञान ये धनी देशों के द्वारा जैसे दुनिया के बाकी देशों के ऊपर लादा जाता है, इन सारी परिस्थितियों का गंभीर विवेचन करते हुए और स्वदेशी जागरण मंच का देश की राष्ट्रवादी ताकतों के समन्वित सहयोग और आशीर्वाद से और जन्म हुआ। और एक ऐसे व्यक्ति को, ठेंगड़ी जी का जो व्यक्तित्व जिस प्रकार का था, बहुआयामी, सर्वस्पर्शी, एक ऐसा व्यक्ति आद्य संयोजक बना, पहला संयोजक बना जो कन्फर्म्ड कम्युनिस्ट था। प्रोफेसर एमजी बोकरे कहते हैं नागपुर विश्वविद्यालय में जब वो बच्चों को क्लास लेते थे यूनिवर्सिटी में, तो अर्थशास्त्र पढ़ाते पढ़ाते 5-7 मिनट के बाद ही मार्क्सवाद पढ़ाने लगते थे। और वह व्यक्ति ठेंगड़ी जी के संपर्क में आकर के हिंदू इकोनॉमिक्स नामक ग्रंथ की रचना करता है। यानी कैसा एक व्यक्तित्व था ठेंगड़ी जी का। आने वाले वर्षों में उनकी जन्म शताब्दी होने वाली है। स्वदेशी जागरण मंच अपने सभी सहयोगी संगठनों के साथ विचार विमर्श करते हुए जन्म शताब्दी के अवसर का उपयोग करते हुए हमारी योजना है कि पूरे देश भर में और छोटे बड़े सभी स्थानों पर पूजनीय ठेंगड़ी जी के विचारों के बारे में लोग अवगत हो सकें, इसके लिए विविध कार्यक्रमों की योजना हम करेंगे। हमें प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालयों में भी इस दृष्टि से अब काम आरंभ हुआ है। अभी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में विकास के ऊपर अध्ययन करने के लिए एक केंद्र की स्थापना, दत्तोपंत ठेंगड़ी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, ऐसा भी आरंभ हुआ है। धीरे धीरे अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के कार्य आरंभ होंगे। तो ये सारी योजना सभी अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर हम आगे करने वाले। अभी परम पूज्य सरसंघ चालक जी का संबोधन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। उसके पूर्व एक एकल गीत होगा। यह गीत भी सामान्य गीत नहीं है। यह बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का उस समय का बड़ा लोकप्रिय गीत हुआ। श्री द्विजेंद्र लाल राय उनकी यह रचना है। और कहते हैं इस गीत को सुनकर के संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की आंखों से झरझर आंसू बहते थे। ऐसा महत्वपूर्ण गीत है। और इस गीत को आज जो यहाँ प्रस्तुत करने वाला है व्यक्ति, हमारे स्वदेशी जागरण मंच बंगाल के कार्यकर्ता हैं श्री अशोक पाल चौधरी जी। वो भी सामान्य व्यक्ति कार्यकर्ता नहीं, इनकी माता जी अनुशीलन समिति की कार्यकर्ता रही है। और उस समय एक नर्स के नाते जब वो काम करती थी तो क्रांतिकारी साथियों को शस्त्र मुहैया कराने का काम इनकी माता जी करती थी। तो वैसे अशोक पाल चौधरी जी यहाँ वो गीत प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम सब लोग परम पूज्य सरसंघ चालक जी को सुनेंगे। ধনু ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে যে এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে
আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তরি, এমন কালো মেঘে, এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়, কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে, তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে ওঠে, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখে, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, গুঞ্জরিয়ায় আসে অলি, পুঞ্জে পুঞ্জে ধীরে, তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে, ফুলের মধু খেয়ে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। मंचासीन सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, दत्तोपंत जी के बारे में गपशप में हम सब लोग घंटों बोल सकते हैं, लेकिन भाषण में उनके बारे में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व ऐसे हो जाते हैं जो हम सब लोगों के साथ बराबरी से रहते, घूमते फिरते काम करते हैं। तो जब वो साथ रहते हैं तब कोई संकोच नहीं रहता, बहुत प्रकार की गपशप होती है, सब प्रकार के विषय होते हैं, और ऐसे सब प्रकार के विषयों के बारे में उनसे बोलने में संकोच भी नहीं होता।
किसी भी प्रकार की मूर्खता उनके सामने हम धड़ल्ले से कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में ऐसा नहीं लगता कि कोई विशेष है, हमसे दूर है या हमसे ऊंचे है। यद्यपि कई मंचों पर ऐसे व्यक्तित्व दिखते हैं, तब भी जब अपने साथ रहते हैं तो वो मंच की दूरियां और ऊंचाइयां समाप्त हो जाती हैं। तो हमको पता है, एक संघ शिक्षा वर्ग में वो आए थे प्रवास में, हम लोग उस समय विद्यार्थी थे लेकिन वर्ग में शिक्षक थे। रात को चले गए बिना बताए 8-10 लोग हम, और दत्तोपंत जी को हमने कहा कि एक गीत आप गाइए। उस समय वो मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री, किसान संघ के प्रवर्तक, सारी बिरुदावली तो थी ही उनके पास। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि कोई हम किसी विशेष व्यक्ति को और बिना पूछे बिना बताए ऐसा बोल रहे हैं। और उन्होंने भी ऐसा, उन्होंने एक गीत गाया बांग्ला में। लेकिन ऐसे लोग जब अपने पास नहीं रहते, सामने नहीं रहते, दत्तोपंत जी तो पार्थिव रूप से तो चले ही गए हैं, और उनके बारे में लोगों के सामने बोलना पड़ता, तो विचार से बोलना पड़ता है। और जब विचार करने लगते हैं तो ध्यान में आता है कि ऐसे व्यक्तित्व इतने गहरे और इतने ऊंचे हैं कि इसको बिना जाने, बिना विचार किए हम उनके साथ जो बरते सो तो बरते, लेकिन सोच समझ के उनके बारे में बोलने में हर एक की गलती होने की संभावना रहती है। गलती यानी उनके बारे में गलत तो बोला ही नहीं जाता है, लेकिन कम बोला जाता है। ऐसा मराठी में एक आधी पंक्ति है कविता की, स्तवार्थ तुझिया तुझा सम कवि कधी जन्मती। ऐसे व्यक्तित्वों को कहा है कि तुम्हारी स्तुति के लिए तुम्हारे जैसा ही कवि चाहिए। वो कब जन्मेगा, वो कुछ करेगा। हमारे इस बुद्धि के इसमें मर्यादा में उनको पूरा देखना, उनके विचारों को पूरा समझना कठिन है, परंतु करना तो पड़ेगा, क्योंकि दत्तोपंत जी के विचार, दत्तोपंत जी का व्यक्तित्व, दत्तोपंत जी का कर्तृत्व, इसमें एक बात समझने की तो यह है कि व्यक्तित्व दत्तोपंत जी का, कर्तृत्व दत्तोपंत जी का, ये तो बिल्कुल ठीक ही है। दत्तोपंत जी के विचार, ऐसा जब हम कहते हैं, अगर दत्तोपंत जी होते और वो ये सुनते तो वो कहते कि मेरे विचार नहीं है, इसमें नया कुछ नहीं है, अपने भूमि का पुराना चलता आया हुआ विचार है। जैसे संघ के बारे में हम कहते कि संघ का विचार क्या है, संघ का विचार यहाँ जो चलता आया सर्वमान्य विचार है, वही संघ का विचार है। परंतु उस विचार की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है, और अभिव्यक्ति देश काल परिस्थिति को समझकर करनी पड़ती है। अब केवल अभिव्यक्ति पर दत्तोपंत जी की बात रुकी नहीं, उन विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर उन्होंने कुछ प्रयोग किए, तो साथ साथ उन प्रयोगों की विधि भी जुड़ गई। अब ये सारी बातें वो उनकी अपनी है, वो उनकी अपनी है। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनका करना, जीना और जिनका बोलना, इसमें एक शाश्वत उपयोगिता होती है। ऐसे व्यक्तियों में दत्तोपंत जी थे, क्योंकि केवल उनके विचारों का हम विचार करेंगे तो नहीं चलेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि विचारों के अनुसार दत्तोपंत जी का जीवन कैसा था, और दत्तोपंत जी ने जो संगठन खड़े किए, जो कार्यकर्ता मंडली खड़ी की, उनमें उन्होंने कौन सा भाव भरा, ये सारा मनुष्य के विचारों से ही उदित है।
और इसलिए सारा एक ही दृष्टि से ये सब कुछ निकलता है। तो इसलिए पहले उस दृष्टि को समझना पड़ेगा। और दृष्टि बहुत व्यापक थी। पहली विशेषता उसकी है कि वो विश्वव्यापी दृष्टि थी। दत्तोपंत जी का विचार ये उनको भारत में काम कर रहा था तो भारत के परिप्रेक्ष्य में उसकी अभिव्यक्ति हुई, लेकिन उस अभिव्यक्ति को बारीकी से देखते हो तो ध्यान में आता है कि विचार तो कुल मिलाकर उस विषय के बारे में सारे विषयों में जो अप्लीकेबल है ऐसा विचार था। और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो उनका सूत्र मजदूर क्षेत्र के बारे में उन्होंने मजदूर संघ के रूप में प्रत्यक्ष किया, नेशनलाइजेशन ऑफ लेबर, लिबराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ लेबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ नेशन, ये सूत्र देश विदेश के लोग ग्रहण करने लगे। देश के लिए करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, ये घोषणा, इसका अध्ययन चाइना तक में किया गया और उसको स्वीकार किया गया। ये क्यों? क्योंकि भारत की विशिष्ट परिस्थिति में, भारत की सनातन विचारधारा के आधार पर और आज क्या कैसे करना इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने की, उसके आधार पर एक संगठन खड़ा किया। परंतु वो जो दृष्टि थी वो तो वैश्विक दृष्टि है। भारत की सनातन दृष्टि ये वैश्विक दृष्टि है। वो किसी एक जन विशेष के लिए, किसी एक भूमि विशेष के लिए, किसी एक समय विशेष के लिए नहीं है। उसकी दिशा तो एक सनातन शाश्वत मार्गदर्शन करने वाली, उसको बिना समझे आगे का चिंतन समझ में नहीं आता। दूसरी उस दृष्टि की ये विशेषता है कि वो अविरोधी सर्वसमावेशक दृष्टि है। यानी देशकाल परिस्थिति अनुसार यहां पर मजदूर क्षेत्र में, किसान क्षेत्र में, छात्रों में, कला में एक सक्रियता खड़ी करने के लिए उस समय प्रचलित अन्य विचारधाराओं के तुलना में इसका प्रतिपादन उन्होंने किया, लेकिन वास्तव में वो उनके विरोध में नहीं किया। त्रुटियां पूर्ण करने के लिए जो ईसा मसीह कहते थे, आई हैव कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय, वैसा दत्तोपंत जी ने एकात्म मानववाद के आधार पर एक मजदूरों के लिए दर्शन का प्रतिपादन किया, छात्रों में ऐसा किया। परंतु मजदूरों के लिए जो कम्युनिस्टों का दर्शन है उसके विरोध में नहीं किया, उसकी त्रुटियां पूरी करने के लिए किया। वो प्रतिपादन करते समय मार्क्स का जितना सहृदयता से उन्होंने अध्ययन किया है, और अध्ययन में उनको जो ऐसी बातें मिली कि जो स्वीकार्य होनी चाहिए, उनको भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबके सामने खुले दिल से रखा। ऐसा सब मामलों में है। और इसलिए हम देखते हैं कि दत्तोपंत जी के प्रतिपादन में खलील जिब्रान की कविताएं आती थी, पैगंबर साहब के जीवन के उदाहरण आते थे, तथागत बुद्ध की कहानियां, महावीर की कहानियां, सब आती थी। क्योंकि जो है वो क्या है, उसकी कमी को कहां कैसे पूरा करना, और इसलिए उनके विचारों के परिणाम की जो वो कल्पना करते थे और जैसी वो कल्पना करते थे वैसा अब आज होने लगा है कि अलग अलग विचारों के आधार पर मजदूर क्षेत्र में परस्पर विरोध में खड़े रहने वाले संगठन भी मजदूर हित के प्रश्न में एकत्र मोर्चा खड़ा करेंगे। वो हुआ है, और वो मोर्चा तब तक खड़ा नहीं हुआ तब तक जब तक मजदूर संघ प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि मजदूर संघ की दृष्टि में ये दृष्टि दत्तोपंत तक के चिंतन के कारण आई है। तो मजदूर संघ की शक्ति इस एकत्रीकरण का केंद्र बनी। तो उनकी कल्पना में गलत के खिलाफ सही ये बात नहीं थी उस दृष्टि के। और एक विशेषता ये भी है
कि वो गलत के खिलाफ सही है ऐसा नहीं है, सबके लिए उस समय की क्या स्थिति क्या सही है ऐसा विचार करती है और सबको लेकर चलती है। इतना व्यापक अध्ययन, समझ लेना, जो अच्छाइयां हैं उसको स्वीकार करना, जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए चलना, यह उस दृष्टि का स्वभाव है। उस स्वभाव के आधार पर दत्तोपंत जी का चिंतन है। हमको भी समझना है तो उस स्वभाव के आधार पर ही उसको समझना पड़ेगा। और तीसरी बात है, उनके चिंतन में जो ये दृष्टि सनातन दृष्टि है, उसकी ही वो तीसरी विशेषता है कि वो अतिवादी नहीं है। सत्य से समझौता किए बिना दोनों सिरों को टालकर बीच में चलना, मध्यम मार्ग, जिसको तथागत ने धम्म कहा है। संतुलन साधकर चलने वाली, उसी को धर्म कहा है अपने। ये जो धर्म वृत्ति है उस दृष्टि की, वो धर्म वृत्ति जिससे सबकी धारणा होती है, जिससे सब जुड़ते हैं, जिससे जुड़कर सब उन्नत होते हैं, जुड़कर गुंडाओं की गैंग नहीं बनती, जुड़कर सज्जनों के और समुदाय बनते हैं। ऐसी उस दृष्टि को दत्तोपंत जी ने अपनाया था। उसके आधार पर उन्होंने विचार किया। उस विचार की विशेषता है जो आज बिल्कुल सार्थक हो रहे हैं। ये जो बताया ना, रशिया काउंटडाउन शुरू हो गया रशिया में साम्यवाद का, वो बहुत पहले उन्होंने बताया। वैसे ही 89 में और डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी के निमित्त नागपुर में जो उस समय के और पहले रह चुके ऐसे सब प्रचारकों का एक संयुक्त शिविर हुआ था। उसमें समापन के भाषण या बौद्धिक वर्ग में उन्होंने कहा कि आज हमको लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि सर्वत्र लाल लाल दिख रहा है। हमारे क्षेत्र में जैसे मजदूर क्षेत्र में सर्वत्र लाल लाल प्रभाव दिखता है, विदेशों का प्रभाव दिखता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सन 2000 आते आते ये लाल रंग भगवा की छटा में परिवर्तित हो जाएगा, सर्वत्र भगवा भगवा नजर आएगा। अब 89 में ऐसा कहने का कोई भी आधार, व्यावहारिक आधार दिख नहीं रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा। ये दूर की बात समझने की जो उनकी बात है, उसको ये कैसे हुआ? क्योंकि एक शाश्वत को पकड़कर उनका सारा चिंतन चलता, और इसलिए उस चिंतन के आधार पर जो अनुमान वो लगाते हैं वो सत्य होते दिखाई देते हैं। और उस चिंतन के आधार पर उनका चिंतन देश काल परिस्थिति का अतिक्रमण करके भी सार्थक होता हुआ हमको दिखाई देता है। ये समझना चाहिए। पहली बात उनकी है कि अगर स्थिति में परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन चाहिए, उनका चिंतन आज भी सार्थक है। आज यानी क्या है, आज कैसा है, तो हम देखते सर्वत्र कि मानवता एक रुक सी गई है। इतनी सारी विज्ञान की प्रगति होने के बाद, सुख सुविधा होने के बाद भी सुख शांति समाधान कलहों से, संघर्षों से मुक्ति नहीं है। कट्टरपन कम हुआ ऐसा कहीं नहीं है। ये सब चल रहा है। तरह तरह के प्रयोग पिछले 2000 वर्षों में श्रद्धा के आधार पर या प्रत्यक्ष अनुभव जनित विज्ञान के आधार पर तरह तरह के प्रयोग हुए, कोई भी सफल नहीं हुआ। उल्टा एक एक प्रयोग होता जाए तो ये सारी बातें, दुनिया का दुख बढ़ते चला गया। उससे मुक्ति कैसे पाना, ये प्रश्न दुनिया के सामने आज है, और उसका उत्तर इससे मिल सकता है
जहां जहां इन विचारों के आधार पर प्रयोग हुए वहां इसका उत्तर मिला है, मिलता है। इसलिए दत्तोपंत जी ने जो पुस्तक लिखी थर्ड वे, तीसरा पर्याय, क्योंकि दो ही पर्याय माने जाते हैं, या तो समाज को बड़ा मानो, व्यक्ति को पुर्जा मात्र मानो, या तो व्यक्ति को प्रमुखता दो, समाज तो उसके स्वार्थ के संबंधों के आधार पर बनता बिगड़ता बदलता रहेगा, ऐसा मानो। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तीसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता भारत के सनातन दर्शन में, सनातन दृष्टि में है। उसके आधार पर युगानुकूल क्या सोचना, वो दत्तोपंत जी ने बताया। तो ये दृष्टि सार्थक है, इसको तो आज भाषण देकर बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया उस पर आ रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, श्रमिक वर्ग के क्षेत्र में हो, किसानों के हर किसी क्षेत्र में हम देखेंगे तो सब प्रकार के अनुभव लेकर, ठोकरे खाकर दुनिया वापस आशा लेकर, अपेक्षा लेकर इस दृष्टि की ओर आ रही है। लेकिन उस दृष्टि की आज के समय में कैसे रचना करना ताकि वो इन समस्याओं को उत्तर दे सके, ये था। तो विचार करते समय इतना व्यापक विचार किया गया। संघ की स्थापना के पहले डॉक्टर हेडगेवार ने और जो प्रस्ताव दिया था उसमें यह कहा था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, और स्वतंत्र भारत पूंजी के चंगुल से दुनिया के देशों को छुड़ाएगा, पूंजीवादी देशों के चंगुल से, ऐसा उन्होंने कहा। अभी इतनी व्यापक दृष्टि लेकर काम शुरू हुआ। दत्तोपंत जी इस कार्य के संपर्क में आए, इसमें रहे, उन्होंने समझ लिया संघ के विचार का तो अभिन्न नाता और पूर्णतः नाता 100% भारत के सनातन चलती हुई परंपरा से है, उस परंपरा की सब धाराओं से है। क्योंकि वो धाराएं देश काल परिस्थिति अनुरूप जितना अलग अलग रूप लेना चाहती उतना लेकर रही है, लेकिन मूल वस्तु सबकी एक ही है। और वो धाराएं जब मैं कहता हूँ तो प्राचीन समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक समय में भी भारतीय सोच के आधार पर जो जिसने सोचा है, आज दिखने में शायद एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए दिखते हैं, लेकिन मूल में वस्तु एक ही है। ये वास्तविकता है, इसका भान उनको था। इस विचार के संबंध में चिंतन दीनदयाल जी ने उसका एक भौतिक जीवन के लिए लागू ऐसा रूप खड़ा किया एकात्म मानव दर्शन के रूप में। उस एकात्म मानव दर्शन का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको दत्तोपंत जी ने दिया, उसको उन्होंने प्रत्यक्ष चलाया। डॉक्टर साहब की इस दृष्टि का सूत्र का भाष्य गुरुजी के भाषणों में है, उसके आधार पर उसका भौतिक एप्लीकेशन दीनदयाल जी के विचारों में मिलता है, और प्रत्यक्ष जमीन पर उसको लगाते हुए अनुभव से और उसका आज एक सुसंगत रूप खड़ा करने का काम दत्तोपंत जी के विचारों से होता है। पहला विचार उसमें यह है कि अगर बदल चाहिए, परिवर्तन चाहिए स्थिति में, तो ये परिवर्तन समाज को जगाने से और लोक संस्थाओं को सशक्त करने से आता है। राज्य एक शक्ति है, उस शक्ति को अमान्य नहीं कर सकते, वो शक्ति है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन शक्ति होने के नाते उस पर नियंत्रण चाहिए। और नियंत्रण किनका रहता है? नियंत्रण के लिए औपचारिक व्यवस्था जैसे अपना संविधान है, संविधान के चौखट में सत्ता को काम करना पड़ता है, लेकिन संविधान की चौखट सत्ता मानेगी, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी है जागरूक जनमत, और उस जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक संगठन। इसलिए लोक संगठन कभी सत्ता के पिछलग्गू नहीं होनी चाहिए। सत्ता की राजनीति से उनको अलग रहना है। राजनीतिक दलों के संगठन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं लेकिन इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता एक व्यवस्था है, व्यवस्था का अंग होने के नाते परिवर्तन करने में सत्ता कभी साथ नहीं देगी।
सत्ता में व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको परिवर्तन चाहिए, परंतु सत्ता की व्यवस्था ही ऐसी है जो उनको हाथ पैर बांध देती है। और इसलिए कई बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब अपने सरकार की ओर से और जाते थे लोग, मंत्री जाते थे, सभी पार्टियों के जमाने में वो हुए हैं, ये राउंड वो राउंड, उरुग्वे राउंड और कौन सा राउंड क्या क्या राउंड, उसमें सब लोग हो गए। उस पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हुए जाने के पहले उनके पास पहुंचाना, वहां वो क्या क्या कर रहे हैं उस पर तुरंत भाष्य करना, और वहां से आने के बाद उन्होंने जो किया है उसका उपयुक्त विचार करके जो करना है वो करना, ये सब करते थे। क्योंकि वो कहते थे कि देखो सरकार, लोग अच्छे हैं लेकिन सरकार नाम की चीज ही उसके हाथ बन गए। दुनिया भर में वातावरण ऐसा है कि पूंजीवादी देशों का चंगुल तो है, क्योंकि नेशन स्टेट वाली कल्पना प्रत्येक स्टेट को एक अहंकार से प्रेरित करती है, और वो अहंकार उनको अच्छे काम, शुद्ध अच्छाई, 100% अच्छाई के लिए नहीं करने देता। रीति ही ऐसी बन गई कि दुनिया का भला होना चाहिए लेकिन वो हमारे करने से होना चाहिए, और हम जैसा कहते हैं वैसा करने से होना चाहिए। दूसरों के कहने से उनके आधिपत्य में हुआ तो उसमें हमारी पराजय है। इसलिए जिसमें दम है वो डंडा उठाता है और दुनिया का भला करने के लिए निकलता है। अब भला करते करते कितने लोगों को रौंद देता है वो हम देख रहे हैं। सारी व्यवस्था इन त्रुटियों से बंधी है, क्योंकि एक अधूरी दृष्टि के आधार पर निर्माण हुई है, और वही प्रचलित है आज अपने देश सहित सर्वत्र दुनिया में वो प्रचलित है। जब तक इसमें पूर्ण परिवर्तन नहीं आता तब तक परिवर्तन नहीं होता। डॉक्टर मगो बोकरे का उल्लेख किया तो खाटी कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट थे, बाद में वहां मोहभंग हो गया तो गांधी जी के विचारों का अध्ययन करके वैसा बन गए। फिर वहां भी उनका समाधान नहीं हुआ तो उनके घर के सामने ही प्रभात शाखा लगती थी। तो देखते देखते उनके मन में विचार आया कि ये लोग भी, इनकी भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, इनका भी तो मजदूर संगठन है, तो जरा देखते इनके पास क्या है। इसलिए उन्होंने पहले गुरुजी के बंच ऑफ थॉट्स का अध्ययन किया। वो अध्ययन करने के बाद उसके क्रॉस रेफरेंसेस के लिए और ऐसा करते करते वो हिंदू दृष्टि पर आ गए, और फिर स्वदेशी जागरण मंच में आ गए। मजदूर संघ का नागपुर में एक अधिवेशन हुआ अखिल भारतीय, उसकी अध्यक्षता के लिए उनको बुलाया। अब आते ही जैसा यहाँ अभी मैं आने के बाद हुआ ना, जोर जोर से नारे हुए। अभी ये नारा, स्लोगन्स वगैरह ये भी उधर से आया है। ये जो प्रचलित तंत्र है ना दुनिया का, उनमें लगी आदतें है। ये अपने यहाँ ऐसा परंपरा में नहीं है। आज के समय में जहाँ है करना पड़ता है, वो आपने किया इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहां भी वैसा हुआ। डॉक्टर बोकरे आने के बाद वैसा हुआ। तो उद्घाटन के भाषण में डॉक्टर बोकरे ने कहा कि आपके पास इतना अच्छा उपाय है, 100% गुणकारी उपाय आपके पास है, भारतीय विचार के आधार पर इतना अच्छा दर्शन आपके पास है, समर्पित कार्यकर्ता है, अनुशासित संगठन है सारे, लेकिन आप लोग भी वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद आप भी करते, बंद हड़ताल आप भी करते। ये मुझे समझ में नहीं आता। आप परिवर्तन लाने के लिए चले हैं और जिसमें परिवर्तन लाना है वही आप कर रहे हैं। तो बाद में दत्तोपंत जी का भाषण था, तो दत्तोपंत जी ने उत्तर में कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ना, वो जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, उससे उल्टा है। हम जो परिवर्तन लाएंगे उसमें ये चित्र हम नहीं चाहते, परंतु क्या करें, हमको तो प्रचलित व्यवस्था में से जाकर उस पर पहले अपनी पकड़ जमानी, हावी होना है, तब हम इसको परिवर्तन कर सकेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है, स्क्वायर पेग्स और राउंड होल्स। हमारी खुटी है वो चौकोर है, छेद बने वो गोल है। अब हमारी खुटी यहाँ फिट हो जाए सब छेदों में, फिर हम इसको चौकोर बनाएंगे। तब तक हम जो खुटी हमारी है वो इसी में हमको गाड़नी पड़ेगी। अब ये परिस्थिति का भाव भी वो जानते थे, इसलिए कैसे करना, क्या करना, इसका बड़ा विशद उन्होंने एक दर्शन बनाया।
अब देखिए बाकी भारतीय मजदूर संगठन और बाकी संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बाकी छात्र संगठन, एकदम अलग वातावरण है, एकदम अलग नियमावली है। क्यों है? इसके कारण है। इसके पीछे भी विचार दत्तोपंत जी और उनके कुछ साथियों का है। ये उन्होंने और दिया है। मैं डिटेल में जाता नहीं। पहला विचार उनका था कि संगठन ऐसे बनने चाहिए, लेकिन संगठन ऐसे सशक्त होने चाहिए, लेकिन एक कोई ऐसा होना चाहिए जो सभी स्वार्थों से अलिप्त है, क्योंकि वो जानते थे आज की परिस्थिति में ये स्पर्धा करना ही पड़ेगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना ही पड़ेगा, चुनाव लड़ने पड़ेंगे, उनको जीतना पड़ेगा। लेकिन हमारा ध्येय क्या है? ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। जूलियस सीजर के बारे में कहा है, ही कॉन्कर्ड। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, कहानी खत्म। जो जो आया, बड़ा हुआ, जीता, सूरमा बन गया, मर गया। मरने के बाद कोई 1000 साल राज रहा, कोई 5000 साल, कोई 10,000 साल, 12,000 साल के पहले का कोई भी याद नहीं है। दत्तोपंत जी कहते थे कि यहां अपनी कहानी खत्म नहीं होती, ये विजय पानी पड़ेगी, क्योंकि वो दुनिया की रीति है, तब तक कोई सुनेगा नहीं। लेकिन विजय पाने के बाद हमको विजेता बनकर नहीं रहना है, हमको परिवर्तन करना है। इस दृष्टि को साफ अपने मन में लेकर चलने वाले संगठन चाहिए। इसलिए उन्होंने वो कहा कि राजनीति में उतर गए नक्सलवादी, हो गया समाप्त, उनकी परिवर्तनकारिता समाप्त हो गई, क्योंकि वो जानते थे व्यवस्था का परिवर्तन व्यवस्था के अंग नहीं कर सकते। उनकी कोई तुच्छ भावना नहीं थी, ये वस्तु स्थिति है, उसको मानना पड़ता है। लेकिन स्क्वायर पेग राउंड होल्स होने बाद उसमें भी, व्यवस्था में भी किसी को जाना पड़ता है। लेकिन वो वहां गए हैं इसलिए परिवर्तन होगा ऐसा मान के स्वस्थ रहेंगे नहीं चलेगा। हमको समाज का जागरण, समाज का प्रबोधन और समाज के स्वावलंबी संगठन सुदृढ़ करने पड़ेंगे। और दर्शन कौन सा लेना पड़ेगा? एकात्म मानव दर्शन का उन्होंने हर बार ही किया है। वो एक नाम है भारत की सनातन दृष्टि, जो सबका सुख चाहती है, सबका कल्याण चाहती है, चार ही पुरुषार्थों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उत्कर्ष चाहती है, शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों का विकास चाहती है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि, सबको ध्यान में रखकर आगे चलती है। ऐसी एक समग्र एकात्म दृष्टि ही हर बात के बुनियाद में होनी चाहिए। इसको सोचकर उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने दर्शन दिया, दर्शन का प्रत्यक्ष ऑपरेटिव ऐसा वर्णन दिया। दूसरी बात, वो कहते थे कि अगर ये होना है तो व्यक्ति ये पक्ष भी दूर करके नहीं चलेगा व्यक्ति का, क्योंकि उचित व्यक्ति होंगे तो ऐसे मजबूत संगठन बन सकेगा। और इसलिए व्यक्ति निर्माण ये भी उनके चिंतन का विषय रहा। अब संघ का विस्तृत चिंतन उसके बारे में है, लेकिन उसको बहुत सरल भाषा में सबको समझ में आए ऐसा, और आज के इससे संबंधित सब शास्त्रों से उसका मंडन करते हुए ऐसा उन्होंने रखा। कार्यकर्ता नाम की उनकी पुस्तक है, पढ़ने लायक है। यानी किसी भी संगठन में आप रहो, किसी भी विचारधारा में हो रहो, एक आधी मैनेजमेंट कंपनी आपकी हो या नक्सलियों के किसी दलम के आप कमांडर हो, आपको उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें दत्तोपंत जी का व्यासंग कितना था ये भी दिखा, उसमें ये सब है दत्तोपंत जी के हर किताब में, लेकिन उसमें विशेषकर जो मैंने कहा खलील जिब्रान की कविता उसमें मिलती है। दुनिया के सभी पंथ संप्रदायों के आचार्यों के जीवन के प्रसंग वहाँ मिलते हैं। चारू मुजुमदार तक जीवन के उदाहरण, आदर्श जीवन के नाते वहाँ वर्णन करते हैं।
एक सबके प्रति आत्मीय एकात्म समग्र दृष्टि देखते हुए सबका उन्नयन हो और कार्यकर्ता की गुण संपदा उसमें उत्पन्न हो, इस प्रकार का उन्होंने दिया है। तो कहते थे स्टेटस लविंग नेता और कंफर्ट लविंग कार्यकर्ता कार्य का विनाश करते हैं। क्या उनके कार्यकर्ता पुस्तक नहीं है। कार्यकर्ता कंफर्ट लविंग होना नहीं चाहिए और नेता को स्टेटस की परवाह नहीं चाहिए, सत्य की परवाह चाहिए। ऐसी कई छोटी छोटी बात कैसी करना। और मुख्य बात यह है, दत्तोपंत जी के विचारों की हम बात करते हैं, लेकिन दत्तोपंत जी के कर्तृत्व की भी बात, तो कर्तृत्व में जैसे बड़ी बातें हम देखते हैं, मजदूर संघ को दर्शन दिया, मजदूर संघ को इतना बड़ा किया, किसान संघ के मार्गदर्शक, भारतीय कला दृष्टि के बारे में आधुनिक संदर्भ में उसका प्रतिपादन करने वाले, ये सारी बातें हैं। लेकिन कार्यकर्ता के नाते कैसा होना चाहिए, ये दत्तोपंत जी के नित्य जीवन में देख लीजिए आप। जब नागपुर में वर्ग में आते थे, मैं नागपुर का प्रचारक था, वर्ग में आते थे, वर्ग का दिन भर का कार्यक्रम रहता है तो बाहर वगैरह जा नहीं सकते। फिर रात को 10 बजे वो मुझे कहते थे कि आज के काम के कारण आज बहुत थक गए होंगे आप, ऐसा मुझे कहते थे। इतने सारे वर्ग की व्यवस्था वगैरह, यानी उनका ये था कि बाहर जाना है तुम साथ चलोगे क्या, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते थे आज तुम बड़े थक गए होंगे। तो मैंने कहा नहीं बताइए दत्तोपंत क्या करना। स्कूटर मेरे पास थी, तो वर्ग के कार्यक्रम 10 बजे समाप्त हो, तो बोले मैं परमिशन ले लेता हूँ सर्वाधिकारी जी की, दोनों के लिए। अब उनको कौन परमिशन पूछने वाला है, लेकिन वो प्रोसीजर में पक्के थे, सर्वाधिकारी जी को बताते थे। और फिर रात को 10 सवा 10 बजे वहाँ एक चाय पीकर हम निकलते थे। फिर किसी बड़े बंगले में भी कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए जाना, किसी और मजदूरों की चाल बनी रहती है, उसमें एक खान में कोई कार्यकर्ता रहता है, उसको भी मिलकर आना, ऐसा सब रात को 1-1:30 बजे तक जाना, हर जगह आधा कप चाय पीना, बात करना सुख दुख की, वापस आना, नियमित क्रम रहा उनका। कितने भी अस्वस्थ रहे, यानी कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो उनके जीवन में मिलता है। मुझे बताया एक प्रसंग, डरबन में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो दत्तोपंत जी को वहाँ बुलाया, जाने के लिए भी कहा गया। दत्तोपंत जी एक ऑपरेशन से उठे थे, मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, डॉक्टरों की अनुमति। वहाँ जो कार्यकर्ता प्रमुख थे उन्होंने मुझे बताया कि मैं दत्तोपंत जी को लेने के लिए पहुँचा, तो दत्तोपंत जी ऐसे बड़े अदब से बाहर आए। मुझे लगा दत्तोपंत जी को क्या करने की जरूरत नहीं, दत्तोपंत जी बैठिए। हाँ ठीक है। तो कार में बैठते समय हाथ बाएं हाथ से, उस तरफ से आए वो, बाएं हाथ से दरवाजा खोलने के लिए हाथ ऊपर किया, तो उस कार्यकर्ता ने देखा कि यहाँ खून रिस रहा है, वो जो घाव हुआ था पेट का वो खुल गया था, और वैसे ही वो भारत से चले और वहाँ पहुँचे। जाने के बाद फिर मरहम पट्टी वगैरह हुई, लेकिन चिंता नहीं अपनी कुछ, और कार्यकर्ताओं की सदैव चिंता। कार्यकर्ताओं के साथ सहज संवाद, कोई कारण हो ना हो, छोटे प्रबंधक से लेकर तो बड़े अधिकारी तक सबका परामर्श लेते थे, गपशप करते थे, हालचाल पूछते थे, हालचाल देते थे, बात बात में उससे जानकारी प्राप्त करते थे, और बात बात में कई प्रकार की जानकारियां उसको देते थे। ऐसा उनका कार्यकर्ता के जो जो गुण अपने यहाँ बताए जाते हैं, मैं लंबा वर्णन नहीं करता, उस पुस्तक को आप पढ़िए। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, टीम वर्किंग कैसा होना चाहिए, बहुत विस्तृत वर्णन है। पूजनीय गुरुजी के बौद्धिक वर्गों के आधार पर उन्होंने किया है। उसका प्रत्यक्ष जीवन में उदाहरण था। सोच उनकी जो थी वो प्रत्यक्ष, यानी विचार जो रखे उन्होंने, मजदूर एकता के बारे में विचार रखे। मजदूर एकता में वो कभी पीछे हटे नहीं। मजदूरों के हित में अपने को पीछे रखकर भी अन्य संगठनों को साथ लेना है, उनके साथ होना है, तो होने में वो कम नहीं हुए कभी। अन्य संगठनों ने ये मजदूर संघ वाला है, इसको मत बोलने दो, इसका भाषण नहीं होगा, हमारा होगा, ये सब किया है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी
उस आंदोलन में उस संगठन का सहयोग कायम रखकर दत्तोपंत चले। और तात्कालिक स्वार्थ तो देखना दूरी बात रही, लेकिन तात्कालिक हित का भी वो विचार नहीं करते थे, शाश्वत हित का विचार करते थे। मजदूरों का हित केवल मजदूरों का स्वार्थ सीखने में है कि मजदूरों को राष्ट्रभक्त होना चाहिए। आजकल आंदोलन वगैरह चलते हैं तो बाकी सब बातें एक किनारे, पहले ये करो नहीं तो बाकी हम कुछ नहीं जानते, ऐसा स्वभाव बहुत आसानी से भड़काया जा सकता है। और इसलिए जिनको नेता बनना है, जल्दी नेता बनना है, वो उसका अवलंबन करते हैं। लेकिन वास्तव में किसी व्यक्ति के या किसी समूह के हित की बात कौन सी है? और इसलिए मजदूर संघ ने चाइना का आक्रमण होने के बाद सब मजदूर संगठनों ने जो अपने अनुयायियों को बताया उससे बिल्कुल अलग बताया कि अभी सब आंदोलन बंद करो, ओवर टाइम करो, पैसे मत लो, देश संकट में है। देश बचेगा तो मजदूर बचेगा, देश बचेगा तो छात्र बचेगा। हमारे जीवन में जैसे एक अपना होता है व्यक्तित्व, एक खुद ही होती है, वैसे एक परिवार होता है, वो भी मेरे जीवन का एक आधार है, वो भी मेरे जीवन का एक पहलू है। वैसे देश भी एक पहलू है। इन सबकी चिंता करेंगे तो जीवन सुंदर होगा, एक की चिंता करने से जीवन सुंदर नहीं होता। यह समग्रता का विचार भी उन्होंने दिया, वो सार्थक हो रहा है। अब आज हम कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले तो जब आया WTO उसने तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ही सांचे का होगा, उस सांचे को सब देशों को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी और सारा कुछ बदलना पड़ेगा, अपने संस्कृति तक को छोड़कर इस एक सांचे में अपने आप को ढालना पड़ेगा। 5 साल के बाद ही उनको इसको ठीक करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि वो नहीं, वो एक ही मॉडल सब जगह लागू नहीं होता, सब देशों को अपना अपना मॉडल करना चाहिए। विकास के बारे में कल्पना लेकर चले, बाद में कहने लगे कि नहीं ये जरा गड़बड़ है, सस्टेनेबल चाहिए। ये सारी बातें क्या है, दत्तोपंत जी ने जिन विचारों को एक ऑपरेटिव रूप में रखा है, उन विचारों में ये सब है। उनके विचार अभी भी उनके विचार नहीं, इस भूमि का विचार सार्थक हो रहा है और उसका आज का रूप सार्थक हो रहा है। ऐसे और ये सारी बातें जानकर उनका जो विचार दर्शन है वो बहुत पढ़ने लायक है, सोचने लायक है और करने लायक भी है। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट्स नाम की एक पुस्तक है उनकी, कलाकारों की। क्यों कला का क्या प्रयोजन क्या है? क्योंकि आखिर कलाकार भी कब रहेगा? कलाकार रहेगा जब देश रहेगा। अपने कलाकार प्रसिद्ध कब हो गए? जब अपने कला की प्रतिष्ठा रहेगी। और अपने कला की प्रतिष्ठा कब रहेगी? जब अपने देश की प्रतिष्ठा रहेगी। अपनी कला को ओरिजिनल कला कब कहा जाएगा? जब हम हमारा कुछ प्रकट करेंगे। पाश्चात्य विचारधाराओं की दृष्टि में चित्रकला जैसी है, उसका हम अनुकरण करने लगेंगे तो हम अच्छे कॉपी मास्टर कहलाएंगे। ओरिजिनल चित्रकारों जैसा हमारा नाम नहीं होगा। हमारी दृष्टि क्या है? हमारी कला की दृष्टि है सत्यम शिवम सुंदरम। यहां से उन्होंने शुरू किया। आज की देशकाल परिस्थिति में जीवन के सब अंगों में एक मूलभूत दर्शन हमारी दृष्टि के आधार पर जो मूल में हमसे हमारी परंपरा से जुड़ा है और आधुनिकतम समस्याओं के उत्तर वहां के दे सकता है, ऐसा जमीन पर चल सकने वाला विचार उन्होंने जो दिया, अनेक संगठनों के करने से आज ध्यान में आ रहा है कि उनके कहे अनुसार करने के बाद आज उनका वो विचार और उसका जो ऑपरेटिव रूप उन्होंने रखा, क्रियात्मक रूप रखा, वो भी आज के दुनिया में अत्यंत सार्थक है।
और ऐसा करने के लिए हम लोगों को कैसा होना पड़ेगा, इसको भी अपने जीवन से जो उन्होंने बताया है वो भी हम सब के लिए आज भी करणीय है, अनुकरणीय है। इस दृष्टि को लेकर हम दत्तोपंत जी का स्मरण करें, दत्तोपंत जी की पुस्तकें पढ़ें, दत्तोपंत जी के संस्मरणों को स्मरण करें, तो बहुत कुछ परिवर्तन इस देश में, संपूर्ण विश्व को कल्याणकारी ऐसा, अपने देश के और करोड़ों बंधु बांधवों के लिए कल्याणकारी ऐसा हम कर सकते हैं। झंडा गाड़ना, किला जीतना, ये तो होता ही है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, ये समाज में चलते रहता है और समाज में जो चलता है उसमें हम शामिल होते ही हैं। अपने देश में अनेक पंथ संप्रदाय है, तो हम एक दूसरे के नववर्ष की शुभकामना देते हैं। अभी 31 दिसंबर को कई लोगों के शुभ संदेश आएंगे, मैं कहता हूं हमारा वर्ष प्रतिपदा है, लेकिन उन्होंने शुभ संदेश दिया तो मैं थैंक यू, सेम टू यू, इतना तो करता ही, अलग नहीं करना पड़ता है, ये दुनिया में चलता है, उस रीति में हम सब शामिल होते। लेकिन जहां रीति बदलनी है और सबको विनाश की कगार से पीछे मोड़कर उन्नति की राह पर चलाना, ऐसा कर्तृत्व हो जाए अपना, ऐसी इच्छा है, वहां तो दत्तोपंत जी के इस बात का अनुकरण करना पड़ेगा, दत्तोपंत जी के विचारों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम क्या करना चाहते हैं हम तय करें, लेकिन दत्तोपंत जी के विचारों की सार्थकता, दत्तोपंत जी के आचरण के उदाहरण की सार्थकता, दत्तोपंत जी ने बड़े परिश्रम पूर्वक जिस सनातन समग्र एकात्म दृष्टि को आत्मसात किया है, उस दृष्टि की सार्थकता, जिसमें हमारी और हमारे देश की प्रतिष्ठा है, उसको अगर हमको दुनिया के सामने लाना है तो हमको ये परिश्रम करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा उन विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बोलता हूं कि वो बड़ा व्यापक भी विषय है, समय भी खाएगा, और आप सब लोग उसको जानते हैं। एकात्म मानव दर्शन कहने से उसमें सब आ जाता है। अन्य अन्य संगठनों के रूप में उसका क्रियात्मक उदाहरण आपके सामने है, उसका भी अनेक बार आपने सुना है, पढ़ा है, लेकिन करना क्या है हमको? उसको अपने जीवन का स्थायी भाव बनाते हुए वैसा सोचना, वैसा करना। ये हम करेंगे तो प्रतिवर्ष दत्तोपंत जी के जन्मदिन पर ये व्याख्यान का जो आयोजन होता है और प्रतिवर्ष सुनने वाले अनेक लोग यहाँ होंगे, उस सुनने का कुछ सार्थक होगा। दत्तोपंत जी का स्मरण केवल हमने नहीं किया, तो दत्तोपंत जी के दृष्टि को एक साकार रूप देकर हमने दत्तोपंत जी का कृति रूप स्मारक तो वो बिल्कुल चाहते नहीं थे, लेकिन कृति रूप स्मारक इसलिए नहीं, ये साकार ही जरूर चाहते थे। हम साकार करेंगे तो लोग कहेंगे कि एक पीढ़ी ऐसी आई जिन्होंने इन सब पुरखों के सपनों को साकार किया, ऐसा उनका स्मरण होगा। वैसा स्मरण आपके हमारे करने से उनका होने लगे, ये शुभकामना दीपावली के साथ साथ इसकी भी शुभकामना आपको देता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। सुशील पांचाल। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, मान्य अरुण ओझा जी, मान्य कश्मीरी लाल जी, सरोज मित्र जी और मेरे समक्ष बैठे धीर गंभीर कार्यकर्ता बंधुओं, प्रतिवर्ष श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है, परंतु इस बार की व्याख्यान माला अत्यंत विशिष्ट रही। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच आए, हम स्वदेशी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और हम सभी स्वदेशी के कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कुछ बंधु पीछे उठकर जाने के
तो जरा वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम के पश्चात जलपान का कार्यक्रम भी है, तब आप जाए तो अच्छा रहेगा। पूजनीय सरसंघ चालक जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनके कार्य के साथ कुछ अनुभव पूज्य सरसंघ चालक जी ने, सरोज मित्र जी ने, अपने अरुण जी ने साझे किए। निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बड़ी बात है, आज का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है। मेरे समक्ष कुछ ऐसे कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं जिन्होंने पूजनीय सरसंघ चालक जी के साथ, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ कार्य भी किया है, उनके विचार को बढ़ा भी रहे हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।